उसी के बारे में बात कर रहे थे ना, मोहम्मद गजनी। चलिए इसके बारे में बात कर रहे थे कि ये शासक कब बना था, कब बना था? अरे शासक कब बना? कल लिखाया थे कुछ है? 998 ईस्वी की बीसी ईस्वी में, है ना? 998 ईस्वी में शासक बनता है ना? इसका जन्म कब हुआ था? 931 ईस्वी, है ना? 931 ईस्वी, 1 नवंबर 931, है ना? एक क्वेश्चन और लिखाए थे कि अपने पिता के समय ये कहाँ का शासक था। तो जब इसके पिता थे तो ये कहाँ का शासक था? खुरसाना। खुरसाना का शासक था। क्लियर? आगे बढ़ा जाए कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। क्लियर? अब सुल्तान की उपाधि देखो कैसे मिलता है। तो कोई भी जो खलीफा होता था ना, वो सुल्तान की उपाधि भेजता था। बस समझा? जैसे कोई भी खलीफा हुआ तो सुल्तान की वो उपाधि भेजता था। तो उस समय ये था कि खलीफा को हरा करके सुल्तान की उपाधि लेने वाला ये प्रथम शासक है। तो ध्यान रखना, इसने खलीफा को हराया था। तो लिखो, इसने सुल्तान की उपाधि, इसने सुल्तान की उपाधि किसको हरा कर लिया था? तो उस समय एक और सुल्तान था, उसको हरा करके लिया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था खलल बिन मुहम्मद। क्या नाम था? खलल बिन मुहम्मद। इसको हरा करके सुल्तान की उपाधि लिया। क्लियर? इसके दो पुत्र हुए, एक का नाम था मसूद, एक का नाम था मोहम्मद। रवि कुमार कहाँ है रे? शादी में। ओ। भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? हाँ, 17 बार आक्रमण किया। इस 17 आक्रमण को अभी हम पढ़ेंगे। बस भाई, क्यों किया, कैसे किया। इसे भी अंतिम में, लास्ट में गजनी बुला करके फांसी दे दिया गया था, मीर कासिम की तरह। बस भाई, तो इसे गजनी बुला करके क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। फांसी दे दिया। इसके बहुत सारा उपाधियां हैं, उपाधियां से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। हर बार पूछता है उपाधि से क्वेश्चन। इसके बहुत सारी उपाधियां के बारे में लिखो। जब यह भारत आया तो बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, तोड़ने के बाद फिर वहां की मूर्तियों को नष्ट किया, तो एक उपाधि इसको मिलता है, मूर्ति भंजक। बस भाई, उपाधि कौन सा पहला उपाधि है? मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। क्लियर? दूसरा है बुत सिकन। बुत सिकन मंदिरों को नष्ट करने वाला या फिर मूर्तियों को
तोड़ने वाला। एक उपाधि मिला था यामीन उदौला, यामीन उदौला। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है भाई। मूर्ति भंजक किसे कहते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, तुम लोग का क्लास 7 बजे से हो गया है, 6 बजे सूरज भगवान उग के बाहर निकल जाते हैं, खाना पीना खा लेते हैं, तुम लोग 7:30 बजे जाते हो। हाँ 4 बजे तो मेरी बेटियां उठ जाती है रे। उसको दिन रात समझ में नहीं आता है कि दिन कौन सा है रात कौन सा है। लिख लिए। रतिया में 1 बजे उठे खेलते रहती है। एक उपाधि और है ना, गाजी। गाजी का मतलब होता है लड़ाकू, गांव बोलता है लड़ाकिन, वैसे ही। एक उपाधि तुम लोग लिखा दिए थे सुल्तान। तो इतना उपाधियां किसको मिला है, मोहम्मद गजनी को। कुछ उपाधियां लिए जाते हैं, कुछ उपाधियां औरों के द्वारा नाम द्वारा दे दिया जाता है। जैसे मूर्ति को तोड़ने वाला तो मूर्ति भंजक, मंदिरों को तोड़ने वाला बुत सिकन। बुत सिकन का मतलब ही होता है मूर्ति भंजक। मूर्ति को तोड़ने वाला को कहते हैं बुत सिकन, है ना, उर्दू भाषा में, अरबी भाषा में। क्लियर। सुल्तान को उपाधि तो पहले ले चुका था। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे इनके 17 आक्रमण के बारे में। 17 आक्रमण के बारे में हम लोग डिटेल करेंगे। इतना छापाई होगी तो लिखिए, मोहम्मद गजनी के 17 आक्रमण। लिखा इसलिए रहे हैं कि अब क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछता है। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन देखे हो एडीओ वाला, एडीओ वाला क्वेश्चन देखे हो तुम लोग। अच्छा था, लिखा हुआ अच्छा था। हिंदी अंग्रेजी तुम लोग देखे होगे। मैथ तुम लोग के लिए बहुत बढ़िया है, मैथ रीडिंग तुम लोग के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैथ तुम लोग से बन जाएगा, इतना सर पढ़ा रहे हैं उससे अधिक नहीं आए। हाँ जो है मामला जो इसमें है। हाँ अब इसमें भी होता क्या है ना कि देखो कुछ क्वेश्चन तुम लोग को एकदम आसान आसान मिलेगा। जैसे आगे बढ़ो है, हाँ हाँ जैसे यहाँ से क्वेश्चन तुम लोग देख लो, यहाँ से क्वेश्चन तुम लोग नजर आ गए, 1 लाइनर, 1 लाइन वाला क्वेश्चन है ना। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया था, किसे 1000 दिनारी के नाम जानते हैं, पढ़ाएं तुम लोग को हैं। ऑप्शन देना, बलवंत, सिकंदर लोदी, मलिक काफूर, कुतुबुद्दीन ऐबक। मलिक काफूर है ना। हाँ एक क्वेश्चन तुम लोग को और पढ़ाए थे, आगे पढ़ाएंगे भी, मिडावल हिस्ट्री का ही है। किसके शासनकाल में मंगोलों को पहली बार सिंधु नदी पर देखा गया था। बलवंत, ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश है ना, आया नहीं था, भगा दिया था इल्तुतमिश, है ना, अपनी सूझबूझ से, है ना। पागलपंती विद्रोह है ना। स्वदेशी वाहिनी, किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह के नाम जानते हैं। तुम लोग को बार बार एक क्वेश्चन पढ़ाए थे, बाजीराव मस्तानी वाला कहानी बताते रहते हैं, है ना। मोहम्मद शाह रंगीला, जिसमें 100 घोड़े के साथ बाजीराव मोहम्मद शाह रंगीला के पास चला गया था, बताया था ना क्वेश्चन ये। सबसे हल्का क्वेश्चन देखो, आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया पूछा है, हल्का पूछा है क्वेश्चन हल्का है ना, कितना बढ़िया पूछा है। आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री, अब बताओ हैं।
राजेंद्र प्रसाद मुख्यमंत्री थे? राजेंद्र प्रसाद तो राष्ट्रपति थे रे। हम पूछ रहे हैं आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री। ऑप्शन दे, जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिन्हा, एएन कॉलेज, नाम सुने हो ना, अनुग्रह नारायण है उनका नाम, श्री कृष्ण सिंह और राजेंद्र प्रसाद। श्री कृष्ण सिंह, हाँ, बिहार का पहला मुख्यमंत्री पता रहा कम से कम तो लोग, न तो फिर नाक कटवाएगा मेरा अगर यही पूछता कि आजादी के पहले एक प्रधानमंत्री बिहार के एक बने थे मोहम्मद यूसुफ करके, तो आजादी के पहले बिहार एक देश में संगठित होता था और देश का प्रधानमंत्री होता है, तो बोले सर बिहार का प्रधानमंत्री, हाँ हुआ था मोहम्मद यूसुफ। तुम लोग को पढ़ाए हैं प्राचीन विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी, पढ़ाए थे? हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? कुमार गुप्त ने विक्रमशिला की स्थापना की। यल्ले ऑप्शन दे, रामपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। कौन होगा? पढ़ा दिया है ना तुम लोग को पाल वंश, पाल वंश पढ़ाए थे, वहां पढ़ाए थे हैं? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, सब भूल जाते हो तुम लोग हैं? मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा के पूर्व कहाँ थी? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। पाटलिपुत्रा के पहले कहाँ थी? और एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन है, बाकी तो इधर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है, जो आप लोग देखना, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। तो लोग देखना, क्वेश्चन डाल देंगे इसको, तो लगभग क्वेश्चन जो है यहीं से उठते हैं, ध्यान रखना बस। मई इन्हें के जाना तो भूल भाल के चल आना। चलो, मोहम्मद गजनी के हम लोग 17 आक्रमण के बारे में देखेंगे। है ना, एक तरफ डेट कहाँ किया है ना, किस क्षेत्र पर किया और उस क्षेत्र का राजा उस समय कौन थे। क्लियर? चलो देखिए, पहला आक्रमण हुआ था 1000 ईस्वी में, पूरा 1000 में। कहाँ किए थे? तो पंजाब के सीमावर्ती इलाके में। पंजाब के सीमावर्ती इलाका जो था पेशावर, पेशावर वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, है ना। तो उस समय वहां का शासक कौन थे? तो तुम लोग बता चुके थे कि जब मोहम्मद गजनी आया था तो पहला आक्रमण किया था, तो शासक कौन था? हिंदू शाही राजवंश के जयपाल। आए थे कल? अरे बोलो ना, हाँ हो ना। सवेरे सवेरे कैसे अखबार पर सब चलाता है, ना हुआ गया करो कल से। क्या नाम था? जयपाल। जयपाल कौन थे? हिंदू शाही राजवंश के राजा थे। क्लियर? दूसरा है 1001 ईस्वी में फिर से जयपाल, है ना, फिर से पंजाब का कुछ बोलता है पेशावर बहिंद वाला इलाका। नहीं, जैसे होता था ना कि लूटपाट होते थे फिर चले जाते थे, पेशावर बहिंद। यहां पर फिर कौन है? जयपाल। कौन से राजवंश का? हिंदू शाही राजवंश का। लेकिन यहां पर थोड़ा सा और करेक्ट कर दें कि जयपाल का पुत्र हुआ कौन? लिखा है थे अनंतपाल। अब देखो, मोहम्मद गजनी के भारत आक्रमण का मेन कारण तो लूटपाट रहा ही है, लेकिन उसके पहले और भी कारण रहे, उसको कहानी को सुन लो। हुआ यूं कि जब सुबुतगीन सत्ता वहां बदल रही थी, सुबुतगीन सत्ता से हट रहा था,
तो जयपाल ने क्या किया कि वहां जा करके उसके गजनी पर अटैक कर दिया। पहला अटैक जयपाल ने किया था, है ना। तो गजनी पर अटैक किया तो वहां पर जयपाल को हार का मुंह देखना पड़ा, और वहां से फिर गजनी वाले फिर भारत आना शुरू हो गए और लगातार अटैक शुरू हो गए। दूसरा आक्रमण किया तो जयपाल ने किया, जयपाल हार गया। हारने के बाद जयपाल आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने के बाद उसका बेटा कौन बनता है? आनंदपाल। आनंदपाल जो था वो फिर से अपने पिता का जो युद्ध था वो जारी रखा, लेकिन अपना जो साम्राज्य है वो खो देता है। खोने के बाद फिर वो कहीं कहीं भटकना शुरू हो जाता है, लेकिन मोहम्मद गजनी का अब अटैक यहाँ से रुकने वाला नहीं है। वो आता है, लूटता है और वापस फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर लूटता है, फिर वापस चला जाता है। बस भाई, तो ये तो मेन कारण था कि यहाँ पर अटैक करने का। लेकिन जैसे ही इनको मालूम चला कि अंदर तो और भी धन संपत्ति रखे हुए हैं, तो बार बार अटैक करना वो शुरू कर देता है। तीसरा आक्रमण किया है 1003 ईस्वी में, भटिंडा। नाम सुने हो? भटिंडा कहां पड़ता है? भटिंडा कहां पड़ता है रे? अरे भटिंडा एक जगह है वर्तमान में, किस राज्य में पड़ता है? सन ऑफ सरदार मूवी देखे हो? नहीं देखे हो? अजय देवगन वाला सन ऑफ सरदार नहीं देखे हो? देखना जाके, उससे भटिंडा है। भटिंडा पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? क्लियर हो गया अब? हाँ, जाके मूवी देखना आज। पहला काम रहेगा सर मूवी देखना हमको। लिखो, उस समय वहां के शासक कौन थे? तो वहां के शासक थे विजय राज। कौन थे? विजय राज। भटिंडा बाजरा वहीं पर पड़ता है, दोनों जगह। अगला आक्रमण हुआ 1006 ईस्वी में। 1006 ईस्वी में आक्रमण होता है कहाँ? मुल्तान पर। तो पाकिस्तान में ना सर? हाँ, मुल्तान पर। मुल्तान में एक सिया है ना, सिया का एक सुल्तान थे, उसका नाम था दाऊद करमाई। कौन थे? दाऊद करमाई। सिया वाले थे ये। हाँ, सिया सुन्नी वाला। एक 1007 और 8 ईस्वी में फिर से मुल्तान, लेकिन इस बार मुल्तान में बैठा हुआ है आनंदपाल का बेटा सुखपाल। क्लियर? फिर से 1008 और 1009 फिर से बहिंद। बहिंद और पेशावर। तो यहां पर फिर कौन बैठा हुआ है? आनंदपाल ही। एक 1009 नारायणपुर, अलवर और नागरकोट कैगो हुआ? नारायणपुर में नारायण का मंदिर था, अलवर है ना, यहाँ पर कोई राजा नहीं मिलेंगे आपको, ये मंदिरों वाला स्थान है। क्लियर? फिर से 1010 में मुल्तान। यहां पर फिर मिलेगा सुखपाल। फिर से 1013 और 14 में थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ है भाई?
हरियाणा। थानेश्वर का मंदिर है, बहुत फेमस है, ध्यान रखना। थानेश्वर में एक मंदिर है ना। हाँ, उस मंदिर का नाम है चंद्रा स्वामी मंदिर। कौन सा मंदिर है? चंद्रा स्वामी मंदिर। यहां पर राजा है राजा राम। राजा राम। हो गया। 1014 नंद शाह। लिखते जा रहे हो ना? 1014 नंद शाह। नंद शाह एक जगह है। राजा का नाम लिखो नंद शाह में। त्रिलोचन पाल। ये भी अनंत पाल का बेटा है। 1015-16 कश्मीर। ये पढ़ा चुके हैं तुम लोग को। कश्मीर में कौन बैठा होगा? संग्राम सिंह, याद है? रानी दिघा का भतीजा संग्राम सिंह, रानी दिघा का भतीजा था ये, है ना। 1018-19 मथुरा का मंदिर को टारगेट किया। मथुरा में कोई नहीं थे उस समय। मथुरा और कन्नौज। कन्नौज में मंदिर है ये। हाँ, दोनों यूपी में है भाई। यहाँ पर राजा नहीं मिलेंगे आपको। 1019-20 कन्नौज और कालिंजर। कन्नौज और कालिंजर, है ना। राज्यपाल प्रतिहार वंश का नाम सुना ना, गुजर प्रतिहार पढ़ा है ना। राज्यपाल। एक हजार 19-20 हो गया ना। 1021 कश्मीर। कश्मीर में कौन बैठा होगा फिर से? कश्मीर में संग्राम से जब हारा, है ना, तो उसने दो और हारे हुए व्यक्ति को बुलाया। तो किसको किसको बुलाया? तो एक बुलाया क्या बोलते हैं, त्रिलोचन पाल को, और एक बुलाया चंदेल वंश वाले को, है ना। तो एक बुलाया चंदेल और थे त्रिलोचन पाल। क्लियर? 1022 ग्वालियर और कालिंजर। 18 को होगा तो बोलना, सॉरी 17 को होगा तो। 12 को हुआ है। ग्वालियर और कालिंजर। कौन बैठा हुआ है? तो यहाँ पर गंग चंडेल होगा। हाँ, गंग चंडेल। गंग चंडेल, है ना। 1025 सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण भाई, नाम सुना होगा इसके बारे में तुम लोग। सोमनाथ। सोमनाथ। सोमनाथ कहाँ पड़ता है? गुजरात में, है ना। सोमनाथ में कौन किस भगवान का मंदिर है? शंकर जी का मंदिर है। सोमनाथ किसका मंदिर है? शंकर जी का मंदिर है, ध्यान रखना। सोमनाथ कहाँ पड़ता है? गुजरात। क्लियर? सोमनाथ मंदिर। वहां पर कौन होंगे? सोमनाथ मंदिर को जब लूटा गया था तो वहां पर कौन थे? भीमदेव। चालुक्य वंश पढ़ा है ना। भीमदेव, चालुक्य वंश। इसके बाद जब मोहम्मद गोरी आएगा, है,
बस भाई मोहम्मद गोरी आएगा तो मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण होगा मुल्तान और सिंध, और दूसरा आक्रमण होगा 1178 में, तो वहां पर भीमदेव द्वितीय मिलेंगे उसको। यहाँ पर भीमदेव है ना, यहाँ पे भीमदेव प्रथम है ना, वहां पे गोरी जब आएगा मोहम्मद गोरी तो भीमदेव द्वितीय मिलेंगे। लेकिन भीमदेव द्वितीय जो है वो अल्प आयु में है, अल्प आयु मतलब है ना 8 या 9 वर्ष के बच्चा है वो, ठीक है। तो उसकी संरक्षिका मानी जाती थी कौन, नायिका देवी। बस मई, तो यहाँ पर भी जब आक्रमण किया तो अपने क्षेत्र में तो घुसने नहीं दिए, लेकिन बाहर एक मंदिर था उसका नाम था सोमनाथ मंदिर, तो मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। और सोमनाथ, पहले हम लोग क्या करते थे ना कि पहले हम लोग का बैंक ही था मंदिर, हम लोग जितना भी अपने राज्य का सोना वगैरह रखते वो मंदिरों में रखते। बस भाई क्यों, क्योंकि मंदिर में कोई अगर लूटेगा तो पाप लगेगा, पाप तो लगता है हाँ तो नहीं लगता लेकिन लगता है, कहीं ना कहीं कुछ तो अदृश्य शक्तियां है कि अगर कोई ऐसा कृत्य करते हो है ना तो दिक्कतें पैदा होती है। सोमनाथ के बारे में अभी बताएंगे आप लोग को। एक और आक्रमण लिखिए, सोमनाथ हो गया ना, वहां पर कौन थे, भीमदेव, चालुक्य वंश कराए थे। चालुक्य वंश आगे पढ़ाएंगे आप लोग को, ध्यान रखना। नायिका देवी नाम लेंगे, भीमदेव द्वितीय नाम लेंगे, जब मोहम्मद गोरी आएगा ना तो खूब कोटा जाएगा उससे। 1027, 17 को हुआ है, 1027 अंतिम आक्रमण है। हाँ, सिंध जाटों पर 1027, सिंध के जाट। हाँ फिर से आया था आक्रमण करने के लिए, मन था तो इसके बाद नहीं आ सकता था क्योंकि बहुत सारा संपत्ति मिल चुका था। लेकिन हाँ, लेकिन उसमें हाँ मुल्तान का जो जाट में एक जाति है खोखर जाति, सिंध का एक जाट था उसका नाम था खोखर जनजाति बोल सकते हो। अब ये करते क्या थे खोखर जनजाति, थोड़ा समझ लो क्यों बार बार आक्रमण करने आया था, है ना। थोड़ा सा सोमनाथ मंदिर के बारे में लिख लो फिर जानकारी आप लोग को पूरा देते हैं। थोड़ा सा सोमनाथ के बारे में हम लोग चर्चा कर ले। सोमनाथ कहाँ है भाई, गुजरात में है। किस भगवान का मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है, ठीक है ना। जब क्वेश्चन कभी कभी आता है कि जब मोहम्मद गजनी सोमनाथ पर अटैक किया, सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो वहां के राजा थे भीमदेव चालुक्य, चालुक्य वंश के राजा थे, तो उन्होंने रोकने की पूर्णतः कोशिश की। तो या तो वो अपना राज्य बचा सकते थे या तो उस मंदिर को बचा सकते थे। तो राज पर अटैक होता तो राज बचाते, मंदिर पर अटैक होता तो मंदिर बचाते, लेकिन तब तक मंदिर को लूट लिया गया था, वहां की मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। बाद में फिर और राजा आएंगे चालुक्य वंश के जो उस मंदिर को जीर्णोद्धार करेंगे, मतलब कि फिर से बनवाएंगे। बस भाई जीर्णोद्धार करना मतलब कि फिर से बनवाना, क्लियर। अब जब मोहम्मद गजनी सोमनाथ मंदिर को लूटा तो सोमनाथ मंदिर से उसको इतना धन मिला कि 200 ऊंट पर सिर्फ खजाना का चाबी गया था। तो खजाना कितना ऊंट पर गया होगा जो अनुमान लगाओ, 200 ऊंट पर सिर्फ खजाना का चाबी गया था। अरे बड़े बड़े चाबियां हो गए ना, चाबियां तो बड़े बड़े, खजाना बड़े तो 200 ऊंटों पर सिर्फ खजाना का चाबी गया था भाई साहब। बस भाई, और कितना संपत्ति ले गया होगा। मोहम्मद गजनी ने एक चीज और ले गया, यहाँ के बहुत सारे जो क्या बोलते हैं ग्रंथ थे उसको भी लेके गया उसके इतिहासकार, और उसके इतिहासकार उसको अरबी में ट्रांसलेट किए। जैसे अलबरूनी नाम का व्यक्ति आया था ना, उसको बैहाकी नाम का व्यक्ति आया था ना, तो उसको धन संपत्ति से तो मतलब था नहीं। अब एक विद्वान व्यक्ति को संपत्ति से मतलब थोड़ी होता है, होता है नहीं होता है, उसको किससे मतलब है, ज्ञान से। वो जब व्यक्ति आया तो देखा कि भाई साहब यहाँ ग्रंथ अलग तरीके के हैं, तो वो ले गया उसको अरबी में ट्रांसलेट किया, अरबी में ट्रांसलेट करके वहां पढ़ाता था। वो 5 बोल सकते हो कि 20 लाख दिनार संपत्ति ले गया है। दिनार मतलब बड़े बड़े कॉइन होते हैं, हाँ मतलब बोल सकते हो कि आधा आधा किलो का बिस्किट सोना वाला,
उसको दिनार समझ ले, और 20 लाख दिनार है, मतलब बोल सकते हो कि 10 लाख किलो सोना है, उतनी संपत्ति ले गया है वो। अब तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर उतनी संपत्ति तो सोमनाथ से ले गया, फिर एक खोखर जाति वाले मामला पर क्यों निपटाया गया है? अब हुआ यूं, जब वो सोमनाथ पर अटैक किया, अटैक करके वहां के मंदिर को तोड़ा, तोड़ने के बाद संपत्ति को निकाला, संपत्ति को निकाल करके लेके जा रहा था, तो जाने के समय में हुआ ना, ये खोखर जनजाति जो है छोटे छोटे ग्रुप में रहते, और जाने के समय होता है ना कि बराती निकला है, तो बराती निकला, 2 गाड़ी पीछे रह गया, 2 आगे निकल गया, 2 आगे निकल गया, और चंदन वाला में 2-3 का मुतला भी गया कि 2 गाड़ी निकल जा रहा है सौरा की तरफ बस भाई, तो होता है ना कि 4 ऊँट आगे चल रहे हैं, 10 पीछे चल रहे हैं, 10 पीछे चल रहे हैं। अब ये खोखर जनजाति जो है रेगिस्तानी इलाका में रहते, और जो छोटे छोटे ग्रुप बना के रहते, और जैसे कोई ऊँट पीछे जाता ना उसको लूट लेते, मतलब पूरा धन संपत्ति लेने दिए हैं, बहुत परेशान किए, सैनिकों को मारते, बस भाई लूट भी लेते, लूट करके जो है वापस ले आते। तो जब मोहम्मद गजनी अपने यहाँ पहुंचा तो बोला सारी संपत्ति तो हमारे यहाँ आ नहीं पाया, तो लूटा किसने? तो लूटा है कौन? जाट। जाट वहां का बोलते हैं, जाट में भी खोखर जनजाति होती है, तो खोखर जनजातियों ने तो उसका दमन करने के लिए भारत पर फिर से अटैक किया, लेकिन भारत पर अटैक किया तो सफल नहीं हुआ। सफल नहीं होने का रीजन है, रीजन बताए थे, क्योंकि जहां पर खोखर जनजाति रहते हैं पर्वतस्थलीय इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, और वहां पर छोटे छोटे, ऐसा होता है सेना तो एक बार सेना होता तो युद्ध में हरा देते, और छोटे छोटे ग्रुप को तुम कैसे हराओगे? एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप 20 किलोमीटर बाद है, एक ग्रुप 20 किलोमीटर बाद तुमको मिलेगा, 8-10 के बस में ही तो आया तो सही, लेकिन वो काफी नुकसान कराया गया है यहाँ से, और नुकसान कराने के फेरा में फिर से वो जब वापस गया तो वहाँ का नया सुल्तान बनता है। नया सुल्तान बनने के बाद मोहम्मद गजनी को फांसी की सजा सुनाता है। तो 2 बढ़ाए अभी तुम लोग को। मीर कासिम भारत आया, वापस जाने के बाद उसको फांसी लगाया गया। दूसरा मोहम्मद गजनी भारत आया, वापस जाने के बाद उसको फांसी लगाया गया। क्लियर हो गए? सोमनाथ वाला में कितना दिनार ले गया था? 20 लाख दिनार। कितना? 20 लाख दिनार लूटा। किसने लूटा है? लगभग 5000 ब्राह्मणों का कत्ल किया। अब वहां पर पुजारी पंडित जो भी आसपास तो रहते होंगे, है ना, तो वो ले जाने थोड़ी नहीं देंगे आसानी से, विरोध तो किए होंगे। तो विरोध किए होंगे तो उसके बाद फिर उसने क्या किया? उस सबको मार दिया। मारने के बाद वहीं पर बोलते हैं ना कि एक अलबरूनी नाम का व्यक्ति आया था, एक बैहाकी नाम का व्यक्ति आया था, वो सब ग्रंथों को लेकर गया था हमारे यहाँ से। कहाँ? इसमें राजा कहाँ से मिलेंगे आपको? वो तो इसी के अंदर में थे ना, भीमदेव चालुक्य के अंडर में। बताया तो रहे हैं, खोखर जनजाति छोटे छोटे ग्रुप में रहती थी, और वो तो थे भीमदेव चालुक्य के राज्य में रहते थे। बस मई तो जनजाति है ये किसी के अंडर में नहीं रहते हैं। जैसे भील का मामला क्या था ना कि भील सबके तरफ से लड़ते थे। महाराणा प्रताप की तरफ से भी लड़े हैं, आमेर वाला आ गया तो पैसा दे दिया तो आमेर वाले की तरफ से हो लिए। बस में आई है ना। बूंदी वाला आ गए तो बोले कि हमारे तरफ से, तो बोले हाँ हमारे तरफ से हो गए। बस में तो ये सब जो सेना इकट्ठा करते हैं, मतलब एक गांव में सेना है, उसको पैसा भेजा गया कि इसके तरफ से लड़ना है, तो हाँ चलो ठीक है, उनका काम ही था लड़ना। तो क्लियर हो गया ये सोमनाथ आक्रमण। याद रखना सोमनाथ मंदिर कहाँ है ना। कितने दिनारे लेकर गया था? ये ध्यान में रखना कि 20 ऊँटों 200 ऊँटों पर खाली चाबियां गई थी। खजाना कितना बड़ा रहा होगा, इमेजिन करो, खजाना कितना ऊँटों पर गया होगा। पेटियां होगी, पेटियां। क्लियर हो गए? हाँ, अब कुछ इतिहासकार आते हैं, उनके बारे में हम लोग कल देखेंगे, है ना। मोहम्मद गजनी के साथ कुछ इतिहासकार भी आए थे। एक पॉइंट और लिख सकते हो, गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था। गजनी वंश का अंतिम शासक
क्लियर।